सीरीज़ स्टार्ट किए थे उसमें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कवर कर लिया है। पार्ट 3 स्टार्ट करना है। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हमने बता दिया है, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं ये भी बता दिया है। अब बात करते हैं जो ये आर्टिकल कवर करते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक तो आते हैं इसके अंदर, तो हम एक एक आर्टिकल को धीरे धीरे करके एक एक करके कवर करेंगे। तो आज हम देखेंगे आर्टिकल 12, फिर उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 13, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 14 की बात करेंगे। जब आर्टिकल 12 की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 में स्टेट की डिफिनीशन दी गई है, स्टेट को परिभाषित किया गया है कि स्टेट क्या है। तो यहाँ पे स्टेट का मतलब है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट से है, स्टेट गवर्नमेंट से है, लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे है, और जो अदर अथॉरिटीज़ हैं, पार्लियामेंट हुआ, स्टेट लेजिस्लेचर हुआ, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, स्टेट के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जब हम आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पूरा पढ़ेंगे तो उसमें जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ भी स्टेट की बात होगी तो स्टेट का मतलब समझ जाना है कि इन्हीं चीज़ों की बात हो रही है, तो स्टेट इन्हें ही माना गया है। हम अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 क्या करता है, ये हमारे फंडामेंटल राइट का एक तरह से सुरक्षा कवच है। क्यों है सुरक्षा कवच, क्योंकि ये इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा कानून ना बने जिससे हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो। यानी कि वो सभी कानून, वो सभी विधियाँ जो न्याय के असंगत हैं उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 ये हमें पावर देता है। तो आर्टिकल 13 में 4 क्लॉजेज़ हैं। आर्टिकल 13 में 4 क्लॉजेज़ हैं। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 और क्लॉज 4। देखो, जब बात हम आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की करते हैं तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है कि इंडिपेंडेंट के पहले की वो सभी विधियाँ, वो सभी कानून, वो सभी लॉज जो फंडामेंटल राइट को के अगेंस्ट हैं, अगर मान लो कोई कानून हमारा पहले से ही चला आ रहा था, इंडिपेंडेंट के पहले से ही कानून बना हुआ था और उसका मतलब कुछ पार्ट ही हमारे को जो फंडामेंटल राइट उनका हनन करता है, तो उस पार्ट को अलग कर दिया, उस पार्ट को जो है वो मतलब कि समाप्त कर दिया जाएगा। बाकी जो पूरी विधि जो पूरा लॉ था, जो जैसे चला आ रहा था कानून वैसे चलता रहेगा, जो अगेंस्ट था उसे हटा दिया जाएगा। फिर बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में क्या बोलता है, स्टेट। फिर देखो स्टेट आया, स्टेट का मतलब यही है। अब देखो, स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हो। यानी कि स्टेट को ये पावर नहीं है कि वो मनमाने तरीके से कुछ भी कानून बना दे। तो यहाँ पे उसको यही बोला गया है कि वो बनाए कानून, लेकिन मतलब कि सीमा में रह करके हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो। फिर बात आती है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 की। इसमें क्या बोला गया है, इसमें लॉ विधि को डिफाइन किया गया है कि विधि है क्या, ये लॉ है क्या। तो यहाँ पे बोला गया विधि केवल एक्ट नहीं है, विधि क्या है, जब ऑर्डिनेंस जारी हो रहा है वो भी नोटिफिकेशन है, वो भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी, ये सभी हमारे विधि के लॉ के अंतर्गत आते हैं। ये बोलता है हमारा 13 का क्लॉज 3 बोलता है। अब बात करते हैं 13 के क्लॉज 4 की। 13 का क्लॉज 4 बाद में जुड़ा, इसको जानने से पहले हम 2 चीज़ें जानते हैं। देखो, एक होता है फंडामेंटल राइट, एक होता है DPSP। देखो इन दोनों में क्या अंतर है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये बाद में पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। तो जो फंडामेंटल राइट है ये हम लोगों को यानी सिटीजन्स को क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है, इससे हमारे पास पावर आती है। और DPSP से स्टेट को ये पावर मिल जाती है कि वो क्या करें, हमारे लिए, हमारे लोग कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए जो कानून बनाना चाहे वो बना सकती है। तो इसका यूज़ करके जब स्टेट कानून बनाती है, जब वो कानून बनाने आते तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता। तो जैसे ही फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता, यानी कि सीधा बोला गया है 13 के 2 में कि अगर फंडामेंटल राइट, अगर स्टेट ऐसा कानून बनाती है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हमको ये पावर भी मिलता है कि आर्टिकल 32 का यूज़ करके और क्या कहते हैं 226 का यूज़ करके हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जिसके वो क्या कहते हैं रिट जारी हो सकता है उनके द्वारा। तो यहाँ पे इनका यूज़ कर ले रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक केस आया था गोलकनाथ केस।
एक केस आया था गोलकनाथ केस। जब गोलकनाथ केस आया तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कहते हैं, पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है कि वो क्या करे, फंडामेंटल राइट में क्या कहते हैं अमेंडमेंट करे। उन्होंने इस पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब ये बात यहाँ पे क्या कहते हैं स्टेट को पता चली तो स्टेट ने क्या किया, स्टेट ने जोड़ दिया आर्टिकल 13 क्लॉज 4। 13 क्लॉज को कब जोड़ा, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको 1971 में जोड़ दिया। अब इसके जोड़ने से क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो स्टेट ने दिमाग लगाया कि क्या कहते हैं इसको हम जो क्या कहते हैं आर्टिकल 368 है जिसके ज़रिए वो क्या कहते हैं अमेंडमेंट करती है, उसको क्या किया, उसको आर्टिकल 13 से बाहर रखा। यानी कि अगर वो 368 के ज़रिए अगर कुछ बदलाव करे, कुछ संशोधन कर रही है तो उसको क्या कहते हैं विधि कानून नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 13 में जो विधि की डेफिनेशन दी गई है, ये जो आर्टिकल 368 है वो उसके अंतर्गत नहीं आता। फिर उसके बाद एक केस आता है केशवानंद भारती केस। जब बात केशवानंद भारती केस की करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बोला गया, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि यहाँ फंडामेंटल राइट्स में आप मतलब कि अमेंडमेंट कर तो सकते हो, लेकिन वहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो निकल के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपको करना है अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे तीसरा केस निकल के आया मिनर्वा मिल का। जब बात मिनर्वा मिल में आई तो मिनर्वा मिल की जब बात इस केस में क्या होता है, इसके पहले हुआ था कि इन्होंने जोड़ दिया था 368 का, इन्होंने जोड़ा आर्टिकल 368 का क्लॉज 4 और क्लॉज 5, ये दोनों क्लॉज जोड़ दिए। अब इससे क्या हुआ, आर्टिकल 368 का क्लॉज 4 जोड़ के इन्होंने बताया कि क्या कहते हैं जो ये कर रहे थे, यानी कि इनको न्याय, इसमें बोल दिया कि न्यायिक समीक्षा से मतलब इसमें बोला न्यायिक समीक्षा से बाहर है कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, जो ये कानून बना रहे हैं, है ना। और 5 में क्या बोल दिया, इसमें क्लॉज 5 में बोल दिया कि क्या कहते हैं हमारी जो अमेंडमेंट है ना उसकी कोई सीमा नहीं है। यानी इन्होंने इसको मतलब कि सीमा के अंदर नहीं रखा, जितना जहाँ चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, जितना भी अमेंडमेंट जहाँ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इन्होंने 368 का क्लॉज 4 और 5 में ये बातें कह दी। तो जब ये बातें कह दी तो यहाँ पे फिर निकल के आया मिनर्वा मिल का केस। मिनर्वा मिल के केस में क्या बोला, इन दोनों क्लॉजेस को, ये जो दोनों क्लॉज जोड़े गए थे, इन दोनों को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। ठीक है, किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने। उनका वो कहना था कि जुडिशियल रिव्यू भी होगा और क्या कहते हैं जो तुम्हारा ये मतलब कि जो तुम लिमिटेड जो पावर बोल रहे हो अनलिमिटेड है, इसको भी लिमिट पे कर दिया गया।